स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं लास्ट वीक ऑफ सितंबर इसके PIB के वीकली एनालिसिस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख ही रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम 22 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के वीकली एनालिसिस को हम देखेंगे PIB के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ IAS में। अगर 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के स्टूडेंट नॉर्मल बैच और 2027 के स्टूडेंट लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस का फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको कंप्लीट GS कराया जाएगा, यानी कि मेंस में मेंशन्ड एक एक टॉपिक, मेंस एंड प्रीलिम्स का एक एक टॉपिक आपका इसमें कंप्लीट होगा। साथ में इसमें CSET की भी क्लासेस हैं जिसके लिए प्रीलिम्स के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ में दोस्तों इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है। इसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, PDF भी मिलेंगी। ये सब चीज़ें क्या मिलने वाली हैं इसी बैच में आपको मिलने वाली हैं। साथ में दोस्तों अगर आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपने जो अमाउंट अभी पे किया है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफंड भी हो जाएगा। आपको वीकली एक क्विज मिलेगा और उस क्विज के अंदर में अगर आप टॉप करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको 11,000 रुपीज़ हर वीक में जीतने का मौका भी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इन बैच को ज्वाइन करने के लिए जब आप पेज पर या ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पर ना प्राइस डिफरेंट होगा। तो आपको वहाँ पर एनरोल करने के लिए एक मैक्सिमम डिस्काउंट के कोड की ज़रूरत पड़ेगी और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड है वो है PRT लाइव। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त इस सेशन की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, ये 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक क्या किया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो इसको देखते हैं। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 सेलिब्रेट हुआ 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, जिसने शोकेस किया फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है और उसके साथ में ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टमेंट को क्या किया, अट्रैक्ट किया। इस इवेंट में काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ कि क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो भारत में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ में फूड की वेस्टेज ना हो, फूड जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव किया जाए। इन सब चीज़ों के ऊपर में क्या होता है, इस सेशन में डिस्कशन होता है। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 एक सिग्निफिकेंट फूड प्रोसेसिंग इवेंट है जो न्यू दिल्ली में हुआ और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा किया गया। इसमें 20 कंट्रीज से ज़्यादा क्या क्या मतलब पवेलियन बनाए गए। इसमें देखा जाए 809 बायर्स थे, 108 कंट्रीज से ज़्यादा से 2390 अराउंड 2400 में 10 कम फॉरेन डेलीगेट से। द इवेंट एम टू शोकेस एडवांसमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्त आप सभी जानते हैं कि जब फार्मर खेत में फसल को क्या करते हैं, पैदा कर लेते हैं, तो उसके बाद में क्या करना होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको प्रोसेस करना, उसको पैक करना और उसके बाद में क्या करना, उसको एक्सपोर्ट करना, सेल करना, मार्केट में लाना। तो उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहां पर क्वालिटी इन्हांस, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वेस्ट करे, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेहतर हुई तो आप काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फूड की वेस्टेज को भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और साथ में ही जो फार्मर्स हैं उनको एक राइट प्राइस मिले, उसके अंदर में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए। जैसे आप देखेंगे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, आप देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ऐसे ही बहुत सारे जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया गया किसके अंदर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें शुरू करी गई हैं जिससे क्या किया जाए, बेनिफिट पहुँचाया जाए हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए और प्राइवेट एंटिटीज़ को क्या किया जाए, इसमें कैसे इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो कैसे नई नई कंपनीज, नए नए स्टार्टअप आ सकते हैं इनोवेटिव वे में कि कैसे वेस्ट को मैनेज किया जाए, कैसे
पानी जो यानी कि वाटर का जो यूज़ है उसको कैसे एफिशिएंट यूज़ किया जाए। और विनर को क्या मिलेगा, फाइनेंशियल एड मिलेगी, इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट एड्रेस्ड रेगुलेटरी इश्यूज, गैदरिंग डेलीगेट्स ऑफ 70, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और ओवरऑल देखेंगे इवेंट रीइंफोर्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया फूड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक और चीज़ है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन, ये एक अलर्ट पोर्टल बनाया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो रिसेंटली फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है, ये ऑनलाइन पोर्टल होगा जो नोटिफाई करेगा फूड इंपोर्ट रिजेक्शन एट इंडियन बॉर्डर्स, कि कौन कौन से फूड का इंपोर्ट रिजेक्ट हो गया है इंडियन बॉर्डर पर, वो नोटिफाई किया जाएगा। और एक किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, FSSAI के द्वारा क्रिएट किया गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं पब्लिक एंड रेलेवेंट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज को अबाउट रिजेक्टेड फूड इंपोर्ट। इससे एक इंटीग्रेटेड वे में और एक फास्ट वे में क्या है, क्या में रिजेक्टेड फूड से रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है। तो रैपिड कम्युनिकेशन होगा अमंग ग्लोबल अथॉरिटीज रिगार्डिंग फूड सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क फ्रॉम रिजेक्टेड फूड। प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, फूड अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल रिस्क बिफोर दे कॉज हार्म, ठीक है। इंटरेक्टिव इंटरफेस भी है, इसके अंदर में आप देखेंगे यहाँ पर क्विकली इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन है, ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सब चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो बस खाली एक नाम के लिए याद रखिएगा। प्लस में भाई लगातार FSSAI न्यूज़ में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रख लेना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं इंडिया के अंदर में, उनको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। तो मिशन क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग। तो FSSAI को अगर आप देखेंगे तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। आप ये देखेंगे कि इनकरेज करता है फूड बिजनेसेस को कि वो अधेयर करें जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो ग्लोबल गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस उनको फॉलो किया जाए और सिटीजन को हेल्दी फूड मिल सके, हेल्दी फूड का एक्सेस मिल सके, सेफ फूड का एक्सेस मिल सके, इसके लिए FSSAI लगातार काम करता रहता है। तो रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है फूड सेफ्टी को, लेज डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ फूड आर्टिकल्स, प्रोवाइड लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें। ऑल फूड सेलर एंड इम्पोर्टर्स इन इंडिया, उनको FSSAI से लाइसेंस लेना ज़रूरी है, प्लीज़ पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्लस में इंपोर्ट को भी कंट्रोल करता है, ये जो FSSAI के ऑफिसर्स हैं ओवरसी करते हैं फूड इंपोर्ट, कंट्रोल करते हैं सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस को, ठीक है। चलें नेक्स्ट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री जनमन स्कीम थी ना, जो किसके लिए था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए था। ऐसी दोस्तों जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, जो ट्राइबल एरिया हैं, है ना, वहाँ पर उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च किया गया। अभी इसका आप सभी को ध्यान होगा, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसमें जो आपके भगवान बिरसा मुंडा हैं उनके नाम पर क्या किया गया है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। तो आप मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज़ में चल रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ें। तो रिसेंटली अगर देखा जाए, यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, लॉन्च किया है क्या, आपके प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, आपके जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, आपकी जो ट्राइबल फैमिलीज़ है, जो ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस में रह रहे हैं, वहाँ पर क्या करा जाएगा, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं या मेजॉरिटी जो विलेजेस हैं उनके अंदर में क्या करा जाएगा, बेसिक फैसिलिटीज़ भी पहुँचाई जाएंगी। साथ में क्या किया जाएगा, वहाँ पर जैसे रोड हो गया, पक्का मकान हो गया, स्कूल्स हो गया, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस में उन विलेजेस को भी क्या किया जाएगा, टूरिज्म के लिए भी क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि इसका नाम क्या हो चुका है, चेंज करके हमने कोशिश करी है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का अभी क्या इसका नाम रखा गया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। तो क्या है आपका यहाँ पर बताया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये इसका है फुल फॉर्म। और ये क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा 549 डिस्ट्रिक्ट में, 2740 ब्लॉक्स में, जो भी ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस हैं, जिसके अंदर में क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें करी जाएंगी। इसमें जैसे विलेजेस के अंदर में
उनको अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे क्या कर सके, अपने वो घरों को होम स्टे के अंदर में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो 2011 का अगर सेंसस का डाटा देखा जाए तो भारत के अंदर में शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 10.42 करोड़ है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 705 ट्राइबल कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये जो गैप है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइक हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइवलीहुड में, उनको वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये पॉइंट ये भी नोट करिएगा, जो अलग अलग 17 मिनिस्ट्रीज है ना, और उन 17 मिनिस्ट्रीज के जो 25 अलग अलग स्कीम है, इंटरवेंशन है, उन सभी को इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, अगले 5 साल तक। तो आप देख सकते हैं जैसे हाउसिंग एमिनिटीज़ बनाए जाएंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में घर बनाए जाएंगे, पक्का मकान बनाया जाएगा, जल जीवन मिशन के तहत में पानी प्रोवाइड किया जाएगा, आयुष्मान भारत कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, रोड एंड डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड, जैसे मोबाइल एक्सेस भारत नेट हो गया, आपका ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी इसी स्कीम के तहत में। आप देखेंगे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे पोषण अभियान हो गया, समग्र शिक्षा हो गया, हेल्थ मिशन हो गया, ये सब चीज़ हो गई। स्किल डेवलपमेंट अगर देखा जाए, प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इवन दोस्तों जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको मार्केटिंग का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, इन सब में भी क्या किया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कैसे इंक्रीज हो, कैसे एसटी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई और अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके, ट्राइबल हॉस्टल, क्या नाम है, स्कूल्स, ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, कैसे इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसी स्कीम के अंदर में करी जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। एक और बहुत बढ़िया जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ट्राइबल होम स्टे बनाए जाएंगे टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए एंड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए 1000 के आसपास पे होम स्टेज बनाए जाएंगे, और जो क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर में आएंगे। इनको 5 से 10 होम स्टे को क्या दिया जाएगा, 5-5 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, नए रूम बनाने के लिए, 3 लाख रुपए रिनोवेशन के लिए, 5 लाख रुपए कम्युनिटी नीड्स के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर में है। स्कूल, हॉस्टल, सिकल सेल, ये आपको पता ही है ना कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी शेप जब चेंज हो जाती है, सिकल उसमें हो जाते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये ज़्यादातर आपको कहाँ पर, ट्राइबल बेल्ट में देखने को मिलता है। तो क्यों ना सिकल सेल डिसीज़ को हमें क्या करना है, आप सभी को ध्यान होगा, 2047 तक हमने टारगेट लिया उसको एलिमिनेट करने का। तो उसका पहले से डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोसिस होने का तो उसका अगर ऐसा किसी में भी है तो उसका ट्रीटमेंट हो सके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गिंजी फोर्ट, उसको नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, क्या है, कैसे है, ठीक है। तो गिंजी फोर्ट एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो 3 हिल रॉक है ना, वहाँ पर आप देखिए राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी, और कहाँ पर आपका, तमिलनाडु के अंदर में है ये, तो नोट कर सकते हैं। तो उसको ट्रॉय ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जिसको अभी तक भेदा नहीं गया है, उनको क्या बोला जाता है, वो साउथ इंडिया में उन फोर्ट में से एक है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस के अंदर में काम होता है। 60 फीट वाइड रैम्पार्ट है, 80 फुट क्या नाम है वाइड मोआट, यानी कि वहाँ तक जाने से पहले एक तरीके का बैरियर कह लीजिए। और ये कार्नेटिक वॉर्स में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच और ब्रिटिश के अंदर में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू अगर देखा तो फोर्ट ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था 1200 सी में, इसके द्वारा अनंत कौन के द्वारा, जो कोनार डायनेस्टी के थे, और कृष्णागिरी, ठीक है। सिग्निफिकेंट रेनोवेशन होता है किसके अंडर में, विजयनगर एम्पायर के अंडर में। 1677 में, 1677 में ये फोर्ट कैप्चर कर लिया गया किसके द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा, और इट रिमेन्ड अंडर मराठा कंट्रोल अंटिल इट वाज टेकन बाय मुगल्स इन 1698, ठीक है। तो फोर्ट ने सर्व किया है मराठास के लिए काफ़ी ज़्यादा। सबसे मजबूत जो किलेबंदी में से एक था वो यहीं पर ही था, और ये लेड किया गया था राजा राम वन, जो शिवाजी के सन थे, इन देयर्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल फोर्सेस आफ्टर ब्रीफली बीइंग रूल्ड बाय राजा देश सिंह, जो तेज सिंह भी बोला जाता है। फोर्ट वॉज टेकन बाय नवाब ऑफ आरकोट 1714 में, और ये उनके ही कंट्रोल में रहा 1749 तक। फिर 1750 से 1770 तक फोर्ट किसके, ब्रिटिश फ्रेंच कंट्रोल में रहा। फिर उसके बाद में किसके, ब्रिटिश के हैंड में चला गया। तो आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या हैं, फोर्ट के अंदर में मल्टीपल टेम्पल्स हैं, आप देखेंगे मल्टीपल श्राइन्स हैं, जैसे स्टेप्ड वेल है पूरा कुएं टाइप में, कल्याण महल है, दरबार हॉल है, कैनन है,
क्लॉक टावर है, आर्मरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में है। ठीक है, आप देखेंगे वेंकटरमन टेम्पल भी इसी के अंदर में है, और सद्दातुल्ला मॉस्क भी इसी के अंदर में है। वाटर सप्लाई के लिए आप देखेंगे फोर्ट इज इक्विप्ड विद 2 एडवांस वाटर सप्लाई सिस्टम, जो पानी की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं इवन हाईएस्ट पॉइंट तक। ठीक है, तो राजागिरी हिल आर्किटेक्चर जो देखा जाए तो राजागिरी हिल इज़ द टॉलेस्ट हिल एट 800 मीटर्स। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं जहाँ पर रंगनाथ टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, और कृष्णागिरी सितादिल इज नोटेड फॉर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, वेंकट रमन जो स्वामी जो टेम्पल है वो लोअर फोर्ट कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, और कल्याण महल जो आप देखेंगे 8 स्टोरी स्ट्रक्चर है कल्याण महल, ये भी देख सकते हैं, रॉयल लेडीज़ का क्वार्टर बोला जाता था। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब हम ऐसी साइट को या ऐसे लोकेशन को, ऐसे प्लेस को रिकॉग्निशन देते हैं, इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो डिस्टिंक्ट कल्चर को ले रखे हैं, जिसकी अलग फिजिकल इंपॉर्टेंस है, जिसकी ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अलग क्या है, आउटस्टैंडिंग वैल्यू है। तो वो बिल्डिंग भी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड, लेक, मॉन्यूमेंट, माउंटेन, कुछ भी हो सकता है, उसको हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में रख सकते हैं। तो अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है तो इसको मतलब ये होता है कि इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, और इस आर्किटेक्चर को या इस प्लेस को हमें अप्रिशिएट करना है, और इसके स्पेशल कल्चरल और फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको आगे की तरफ में ह्यूमैनिटी को पास ऑन करते रहना है। तो इटली इज होम टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 38 वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज। ऑल द साइट्स अंडर मिनिस्ट्री आर कवर्ड एज पर ESI। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये चीज़ है। तो अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में जो सिलेक्शन होता है तो वो कैसे होता है? तो सबसे पहली बात तो कलेक्टिव अप्रोच के हिसाब से होता है इसके अंदर में। ठीक है, आप ये चीज़ देखेंगे, टू बी सिलेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट मस्ट बी ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क, यूनिक होना चाहिए जियोग्राफी के रेस्पेक्ट में, और जियोग्राफिकली हिस्टोरिकली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, स्पेशल कल्चरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो अभी अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब आप देखिए ना कि कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, सिटी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, आपके फॉरेस्ट हो सकता है, आइलैंड हो सकता है, लेक हो सकता है, मॉन्यूमेंट हो सकता है, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अभी भारत के अंदर में वैसे ये नंबर मेरे ख्याल में चेंज हो चुका है, तो ये नंबर पुराना है, जो डाटा अपडेट नहीं हुआ होगा हमारी कंटेंट टीम से। मेरे ख्याल में जो अभी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था आप सभी को। 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको ध्यान होगा ना कि जो आसाम के जो मॉडर्न्स थे, याद करिए, जो मॉडर्न्स थे, जो वहाँ की अहोम डायनेस्टी के जो बरियल्स थे, मैंने आपको बताया था कि 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुका है। तो अभी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि अभी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं आपके? 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी है हमारी टोटल इंडिया के अंदर में। तो ये डाटा कल जो कंटेंट टीम है शायद जो हमारी पीछे से बैक उसमें काम कर दी, उन्होंने अपडेट नहीं किया होगा। तो कितने हैं ऑलरेडी? 43। ठीक है, क्लियर है। तो लेटेस्ट कौन सा है, 43rd कौन सा आप देखेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया आसाम के अंदर मॉडर्न्स। उससे पहले आप देखेंगे शांति निकेतन 2023 में हुआ था। आपको ध्यान होगा कि उनमें जो हॉयसोला के जो टेम्पल्स हैं वो भी 2023 में हुए थे। 2021 में आप देखेंगे धोलावीरा सिटी हुई थी। 2021 में काकातिया जो रुद्रा जिसको हम रमप्पा टेम्पल ही बोलते हैं वो भी ऐड हुआ था। फिर जयपुर सिटी आपको ध्यान होगा। ये तो मतलब काफ़ी सारे हो गए, तो टोटल अभी कितने हैं? 43 हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काम आ सकता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सिलेक्ट द साइट टू बी लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। ऐसा करवाते हैं। तो इंडिया इस कमेटी का मेंबर नहीं है। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ये पता होना चाहिए कितनी 43 साइट्स हैं जो कि इसके अंदर में है भारत की तरफ से। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए स्पाइस्ड स्कीम। क्या है स्पाइस्ड स्कीम? तो स्पाइस स्कीम का मेन फोकस क्या है कि स्पाइसेस का एक्सपोर्ट और उनको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उन्होंने अप्रूव किया है स्पाइसेस बोर्ड स्कीम, जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पाइस सेक्टर के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। ठीक है, इसके लिए
एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलें तो ये आप देख सकते हैं। तो स्पाइस्ड स्कीम इज़ फोकस्ड ऑन इन्हांसिंग एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मसाले जो होते हैं उनका वैल्यू एडिशन करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है और उनको पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद में उनकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंटिल द एंड ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन टर्म विच रन्स कहाँ तक, 2025-26 तक रहा। ठीक, तो की हाईलाइट क्या थी स्कीम की? वैल्यू एडिशन करना, क्लीन एंड सेफ स्पाइसेस होना, जीआई टैग वाली स्पाइसेस को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या करना, प्रमोट करना। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, मेन स्पाइसेस के एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम के अंदर में प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कैसे फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, उनको बनाया जाए जो क्या करे, अल्टीमेटली क्या काम करे, स्पाइसेस के प्रोडक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलायची, ये कार्डमम का मतलब इलायची, मतलब कहीं कन्फ्यूज हो। पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्रूवमेंट करना है, स्कीम प्रायोरिटाइज पोस्ट हार्वेस्ट इम्प्रूवमेंट टू क्रिएट एन एक्सपोर्टेबल सरप्लस, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, स्कीम एक्टिविटीज़ विल बी जियो टैग्ड, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। नेक्स्ट है विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम। हम ये बार बार बात करते हैं कि स्पेस सेक्टर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसे इंक्रीज होना चाहिए। तो उसके लिए आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें जिनको डायरेक्टली क्या कर रही हैं, महिलाएं ही क्या कर रही हैं, लीड कर रही हैं। तो वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम का मेन एम क्या है कि कैसे वुमेन का जो लीडरशिप फ्रेमवर्क है उसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उनका जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को कैसे अपनाया जाए। तो दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू बिल्ड फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स वुमेन लीडरशिप एंड एनहांसेस जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो लीडरशिप डेवलपमेंट, इसके अंदर फोकस किया जाएगा कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं महिलाओं की स्पेस साइंसेज के अंदर में उनको कैसे क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। तो जैसे इसमें की ऑब्जेक्टिव क्या कि इनकरेज करना इक्विटेबल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए महिलाओं के लिए, प्रमोट करना सपोर्टिव वर्क प्लेस किसके लिए, फीमेल लीडर्स के लिए। या आप देखेंगे जहाँ पर वेरियस एस्पेक्ट हैं महिलाओं की आइडेंटिटीज़ के, उनको समझना, कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना कि भारत किन किन चैलेंजेस के थ्रू गुजर रहा है, उसके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना कि उस चैलेंजेस को बाहर करते हुए वुमेन क्या है, मेन लीड रोल में आ सके। प्लस में थ्योरीज़ को यूटिलाइज करना सोशल साइंस की और साइंटिफिक, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो यूके इंडिया एजुकेशन रिसर्च इनिशिएटिव UKIERI 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। एक फ्लैगशिप कोलैबोरेशन है यूके एंड इंडिया के बीच में, जहाँ पर एजुकेशन एंड साइंस को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इसका मेन एम क्या है कि कोलैबोरेशन करना है एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर में। UKIERI अगर देखा जाए तो 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मतलब यूके और इंडिया के बीच में एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर 2006 से देखा जाए 2022 तक 3 फेजेस ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है और 4th फेज़ 2023 में लॉन्च किया गया। और इस फेज़ में हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च, इनोवेशन, एजुकेशन, ग्लोबल चैलेंजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिम। आप मतलब ये तो पता ही होगा आयोग को, आप सभी को, कि रिम एसोसिएशन की हम बात करते हैं। हम क्या नाम है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेमिनार की बात करते हैं, तो आयोरा जिसको हम बोलते हैं। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोरा, एक सेमिनार ऑन इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग जो होती है। आप सभी जानते हैं कि हर कोई अपने वाटर बॉडीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन कई जगह पर, कई नेशंस के अंदर में इलीगल तरीके से भी क्या होती है, फिशिंग होती है। तो उसको क्या करना है, रोकना। तो इसके लिए क्या है, आयोरा यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ इस समिट के अंदर में, इस सेमिनार के अंदर में। और इसके ऊपर हम फोकस किया कि कैसे क्या किया जाए, जो ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ओशन के अंदर में उनको रोका जाए। तो आयोरा के अंदर में कितने ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ हैं, 23 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका मेन एम क्या है कि कैसे सस्टेनेबल एंड रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज़ किया जाए। तो आयोरा किस किस पे फोकस कर, आपको सोचिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर में है अगर, तो वहाँ पर क्या करना, जैसे डिज़ास्टर कई बार आता है, आपको ध्यान होगा साइक्लोन कई बार आता है, तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं ब्लू इकोनॉमी को कैसे पुश किया जाए। अच्छा, आयोरा के अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी, 23 कंट्रीज़ हैं, जैसे आप नोट कर सकते हैं। इसके अंदर में आप
इंडिया तो है ही, आप देखेंगे ये चीज़। ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, कोमरोज हो गया, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, कीनिया, मेडागास्कर। तो एक बार नज़र ज़रूर डाल लीजिए, जैसे मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई, यमन। ये कितने हैं? 23 कंट्रीज़ होगी। मैंने एक साथ करते करते नाम भी आपको बता ही दिए, तो 23 कंट्रीज़ के आपको नाम भी पता हो जानी चाहिए, एक बार नज़र दौड़ा लेना, ठीक है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और अदर कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन रीजन के साथ में अपनी बॉर्डर को भी शेयर करते हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी हैं जैसे चाइना, यूएस एंड यूके हैं। तो आयोरा का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? मॉरिशस के अंदर में। आयोरा का मेन एम क्या है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे कोलैबोरेशन को किया जाए, जैसे इलीगल फिशिंग को रोका जाए, पायरेसी को रोका जाए, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ना पड़े, इसके ऊपर में कैसे फोकस किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है, क्या है, पर्यटन क्या मित्र और पर्यटन दीदी। तो पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी जो इनिशिएटिव है, ये इसका मेन एम क्या है कि कैसे टूरिस्ट एक्सपीरियंस को इंक्रीज किया जाए, जहां पर आपके टूरिस्ट फ्रेंडली लोकल्स को क्या किया जाएगा, वहां पर ट्रेन किया जाएगा, जो सर्व करेंगे एज एन एम्बेसडर एंड स्टोरी टेलर्स ऑफ फॉर देयर रीजन। तो इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? सीक टू रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू द वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी ऑफ इट्स पीपल। तो इसके लिए क्या, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर में 6 डेस्टिनेशन चुने गए, जैसे मध्य प्रदेश में ओरछा, आंध्र प्रदेश के अंदर में गांडीकोटा, आपका बिहार के अंदर में बोध गया, ऐजवाल, जोधपुर, श्रीविजयपुरम, अंडमान एंड निकोबार में। तो यहाँ पर यूथ को और महिलाओं को क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, और जिससे वो क्या कर सकें, हेरिटेज के बारे में उनको जानकारी हो, वहाँ पर क्या क्या है चीज़ें, हेरिटेज वॉक प्रोवाइड कर सकें, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रैक्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में, जिसमें टूरिज्म हमारे देश में क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस में लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, है ना। तो प्रोग्राम का मेन क्या है कि जो लोकल्स हैं वहाँ पर उनको अगर स्किल प्रोवाइड की जाए टूरिज्म से रिलेटेड, तो वो होम स्टे ओनर बन सकते हैं, कुजीन प्रोवाइडर बन सकते हैं, कल्चरल गाइड बन सकते हैं, नेचुरल गाइड बन सकते हैं, एडवेंचर गाइड और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो ऑनलाइन डिजिटल माध्यम के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, और टूरिज्म का एक्सपीरियंस और ज़्यादा कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेट्स बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया टू द नेशन। तो ये कहाँ पर है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया है वो कहाँ पर है, आपके मराठवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर में। और ये अगर यहाँ पर चीज़ होती तो आपको सोचिए उस रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और इसमें 56,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इसमें 30,000 क्या होंगी, जॉब क्रिएट होंगी इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका मेन इम्पैक्ट ये होगा कि मेक इन इंडिया को कैसे वर्ल्ड की जो फैक्ट्री बनना चाहते हैं उन सब विजन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो कि लोकेटेड है 20 किलोमीटर साउथ फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, मराठवाड़ा महाराष्ट्र के अंदर में, और डेवलपमेंट क्या, 7,855 एकड़ के एरिया में डेवलप किया। अच्छा, एक और चीज़ समझिएगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम ऑलरेडी कई बार बात करते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एंड कनेक्टिविटी की एंड एस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी ज़्यादा क्या है ज़रूरत है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा क्या कर सकता है, वहाँ पर हेल्प करेगा, कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट 6,414 करोड़ रुपए है। यहाँ पर रोड, वाटर, पावर सप्लाई, सीवेज, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे जॉब क्रिएशन होगा। तो ये था लास्ट वीक ऑफ सितंबर। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, बट जो भी थे वो मतलब फैक्चुअल है सारे के सारे ज़्यादा था। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मैं अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक का भी एनालिसिस लेकर आप सभी के सामने आऊँगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।